आज हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सबसे पहले पढ़ेंगे परमाणु की परिभाषा। परमाणु क्या होता है? देखो, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। आजकल ये परिभाषा मान्य नहीं है, ये परिभाषा मान्य नहीं है। डाल्टन ने कही ये बात। डाल्टन के अनुसार परिभाषा तो यही रहेगी, किंतु यह परिभाषा आजकल मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि परमाणु किस किस में बटा होता है। उसके अंदर एक तो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। देखो, प्रोटॉन में भी विभाजित है, न्यूट्रॉन में भी है, और एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको अविभाज्य बोलना क्या है? गलत है, अविभाज्य बोलना। वैसे आधुनिक परिभाषा परमाणु की अलग बढ़ गई, वो परिभाषा भी बताऊंगा आपको। आधुनिक परिभाषा क्या है? पहले इस ओल्ड परिभाषा पर चले कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? परमाणु। किंतु आजकल यह परिभाषा माने नहीं है। इन तीनों का अध्ययन करने के बाद परमाणु की परिभाषा निकल करके नई परिभाषा है, जो हम 2 के लेसन में पढ़ेंगे। आज यहां बता देता हूं आपको, उसका विस्तार से अध्ययन हम कहां करेंगे? 2 के लेसन। देखो क्या होगा कि परमाणु की जो आधुनिक परिभाषा है वो होगी कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण। ये बात तो सही है, छोटे से छोटा कण, यहां तक तो सही है, इस बात को सही मान लिया कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण, फिर आगे जोड़ दिया जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके, बस उसी को परमाणु बोल दिया। ये कौन सी परिभाषा है? आधुनिक परिभाषा। जबकि डाल्टन की परिभाषा कौन सी है कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। किंतु आधुनिक जो परिभाषा वो क्या है कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके, चाहे वो स्वतंत्र रहे या ना रहे, स्वतंत्र रूप से वो रहे या ना रहे, जुड़ के रहे या टूट के रहे, कैसे भी रहे। इस पर उसने रोल ही खत्म कर दिया। क्या बोला उन्होंने कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, वो बात तो कह दी डाल्टन ने। और आधुनिक परिभाषा क्या हो गई कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके, चाहे वो स्वतंत्र रूप से रह सके या नहीं, परमाणु कहलाता है। ये तो आधुनिक परिभाषा है, और जो डाल्टन की परिभाषा थी वही। ठीक है, अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बिंदु क्या हैं उनका अध्ययन करते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु, पहला बिंदु तो यही हो जाएगा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। यहां ये छोटे छोटे की पीछे एक शब्द और यूज कर सकता हूं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, क्योंकि डाल्टन है तो अविभाज्य मान रहा है इस। जबकि आधुनिक चीज में यही है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये तो मॉडर्निटी आ गई। जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तो हमें ये शब्द भी यूज करना पड़ेगा। क्या? अविभाज्य। कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। दूसरा देखो क्या होगा कि एक तत्व के परमाणु, एक तत्व के परमाणु परमाणु द्रव्यमान तथा गुणों में समान, या गुण धर्मों में समान। गुणों में क्या होते हैं? समान। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान तथा गुणों में क्या होते हैं? असमान या भिन्न भिन्न होते हैं। देखो, दूसरा पॉइंट क्या है
एक तत्व के परमाणु परमाणु द्रव्यमान तथा गुणों में समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परमाणु द्रव्यमान तथा गुणों में क्या होते हैं, भिन्न। देसी भाषा में ये समझ लो कि उनके गुण भी अलग अलग मिलेंगे। एक तत्व के जैसे ये मान लो कि एक परिवार के सदस्य हैं, उनके गुण नेचर सब कुछ रंग रूप उनका वेट हाइट लगभग सेम मिलेगी। ये कहना चाह रहा है कि एक तत्व का जो परमाणु है वो क्या है, वो वजन में भी समान मिलेंगे आपको और गुणों में भी क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे। किंतु अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं वो क्या मिलेंगे, वजन में भी अलग अलग मिलेंगे और गुणों में भी अलग अलग मिलेंगे, उनका वेट भी अलग अलग होगा। जबकि एक तत्व के परमाणु का वेट क्या होगा, समान। तो यही कहना चाह रहा है कि एक तत्व के परमाणु परमाणु द्रव्यमान तथा गुणों में समान और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परमाणु द्रव्यमान तथा गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, देखो आपको यौगिक बताया था पीछे, यौगिक एक से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ, यानी हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं। क्या कही इन्होंने कि जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करेंगे तो किसका निर्माण होगा, यौगिक। शर्त क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु या एक से अधिक प्रकार के परमाणु। अगला, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न हो सकता है तथा न ही नष्ट। जिस तरह से द्रव्यमान को लिया कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और नहीं नष्ट, ठीक उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो हम उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट। ये कौन था, क्या था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, जिसके मुख्य बिंदु थे। पहला बिंदु क्या था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। क्या है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, एक तत्व के परमाणु परमाणु द्रव्यमान तथा गुणों में समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परमाणु द्रव्यमान तथा गुणों में असमान या भिन्न भिन्न होते। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। ये क्या है अपना डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान के बारे में। किसके बारे में, परमाणु द्रव्यमान के बारे में, कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। देखो इसकी ओल्ड परिभाषा वो अलग है। मुख्य रूप से हम क्या मानेंगे, अभी कहा था कि परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है और नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो प्रोटॉन होता है उसका द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। यदि यही हम केजी में लेना चाहें, किस में लेना चाहें, केजी में, तो 10 की घात -27 है। ठीक है ना। उसी तरह से न्यूट्रॉन का भी यही होता है लगभग, यहाँ पर 2 6 यहाँ पर 4 9, लास्ट में यही अंतर आता है। वैसे शुरू की संख्या 1.67 की होती है, यहाँ 4 9 होता है जो न्यूट्रॉन होता है और इसमें 2 6 आता है, बस 1.67 के बाद। और द्रव्यमान बाकी क्या है, सेम ही होता है ग्राम में। केजी में लोगे तो 10 की घात -27 है। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणा 10 की घात -28 ग्राम। ये केजी में लेंगे तो 10 की घात -31 जाएगा, केजी में लेंगे तो 10 की घात -31
ये 10 की घात माइनस 27, 10 की घात माइनस 27, यानी कितने का भाग लग जाएगा, 1000 का भाग लगेगा, 10 की घात 3 का भाग लगेगा, ऊपर जाएंगे तो वो माइनस की 3 वो प्लस इसमें ऐड हो जाएगी, माइनस 3 तो 27, 27 और माइनस 3 तो माइनस 31, यानी ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इन तीनों का वजन हम निकाल लेते हैं तो वो क्या होता है, वो परमाणु द्रव्यमान होता है। क्या होता है वो, परमाणु द्रव्यमान। किंतु इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखो न के बराबर, यानी इनकी तुलना में ये द्रव्यमान देखो, किसी चीज में 10,000 का भाग लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है, देखो ये 10 की घात 4 का अंतर है, 10 की घात 4 का अंतर क्या होता है, ये इतने का किसी में भाग लगा है। वैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का लेते भी है 1/1837 वहां भाग होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन का 1/1837 भाग होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, एक न के बराबर है, इलेक्ट्रॉन को हम न के बराबर मान करके छोड़ देते हैं, यानी इसके द्रव्यमान का औचित्य नहीं निकलता है, जोड़ने और घटाने से कोई फर्क नहीं। ये मान लो जैसे एक बाल्टी है अपने पास, पानी की भरी हुई बाल्टी है, उसे 2 चम्मच पानी निकाल ली तो बाल्टी में कोई फर्क पड़ेगा क्या, भरी हुई बाल्टी लगे, 2 चम्मच ही निकाली बस। तो यही वही प्रोसेस है। तो यहां हम एक सीधी परिभाषा बनाते हैं, परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा जो है कि आपकी परंपरागत परिभाषा वो भी बताऊंगा, ये तो नॉर्मली एक परिभाषा है वो भी याद रखो कि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्या परिभाषा होगी कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित या किसी तत्व के परमाणु, तत्व के होंगे परमाणु, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। किसको कहेंगे परमाणु द्रव्यमान, कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर कितना वजन है उस वजन को हम जोड़ लेते हैं और वो जोड़ा गया वजन क्या है, परमाणु द्रव्यमान। क्या है वो, परमाणु द्रव्यमान। जबकि जो अपनी जनरली परिभाषा चलती है जो आपको बुकों में मिलती है वो परिभाषा ऐसे होती है कि परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जिससे ये ज्ञात होता है, जिससे ये ज्ञात होता है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है। ये परंपरागत परिभाषा। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि एक किसी परमाणु के लिए ऐसी संख्या जो हमें यह बताए, क्योंकि सबसे पहले कार्बन ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो कार्बन के बारे में ही तोलजोख की गई थी सबसे। तो कार्बन का जो वजन मिला गया कार्बन परमाणु का वो 12 ग्राम मिला। कितना मिला, 12। अब हाइड्रोजन का 1 ग्राम मानते हैं तो 1/12 तो 12वां हिस्सा नहीं हो गया क्या? कार्बन के द्रव्यमान का कौन सा हो गया, 12वां हिस्सा हो गया। उसी आधार पर परंपरागत परिभाषा दे दी उन्होंने, क्योंकि जनरली जो यौगिक थे वो कार्बन और हाइड्रोजन के रूप में, हाइड्रोकार्बन के रूप में लिए गए थे और उसी रूप में इस परिभाषा को जोड़ा गया। यानी कार्बन का 12 ग्राम तोल लिया और हाइड्रोजन का 1 ग्राम तोल लिया। अब 1 ग्राम और 12 ग्राम, तो ये 12 ग्राम की तुलना में 1/12वां भाग नहीं है क्या, 12वां हिस्सा है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की, किसी तत्व की बोले कि किसी तत्व की वह संख्या जो हमें यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12, देखो कार्बन 12 लिख दिया 12 ग्राम आया था, कार्बन 14 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, किंतु यहाँ कार्बन 12 को ही तोलजोख की गई थी। कार्बन 14 होता है वो रेडियोधर्मी होता है। तो देखो कि कार्बन 12 के, जो कार्बन 12 कौन सा, जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना है 12 ग्राम, वो 12 कार्बन है।
कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12 में भाग से कितना गुना भारी। यह परमाणु की परंपरागत परिभाषा जो शुरू से चलती आ रही क्या है कि परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व की वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12 में भाग से कितना गुना भारी है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और सीधी और सरल परिभाषा कौन सी बताई आपको कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, अब देखो मैं कई जो परमाणु है मान लो जो जनरली हमें काम आते हैं उनके मैं परमाणु द्रव्यमान लिख रहा हूं और वो आपको याद रखने, क्योंकि ये परमाणु द्रव्यमान आपको याद रहेंगे। इसी के आधार पर हम क्या ज्ञात करेंगे, आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा आणविक और मोलर में, निकालने का तरीका वही रहेगा। आणविक जो द्रव्यमान है उसमें तो U लगेगा, मात्रक है, और जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसके भी U लगता है, किंतु मोलर द्रव्यमान के ग्राम लगेगा। अब देखो इस परमाणु द्रव्यमान बताने से पहले मैं 2-3 बातें और बता देता हूं कि परमाणु द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो AMU होगा। इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। क्या है, परमाणु द्रव्यमान इकाई। किंतु आजकल AMU ने लिख करके क्या लिखते हैं, इसको U लिखते हैं। U का अर्थ होता है यूनिफाइड मास, एकीकृत मास। हिंदी नाम क्या होता है, एकीकृत, यूनिफाइड मास। हिंदी नाम होता है एकीकृत मास, एकीकृत मास यानी एकीकृत द्रव्यमान। ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक। वही अपने किसका मात्रक लिया जाता है, आणविक द्रव्यमान का, क्योंकि आणविक द्रव्यमान क्या होता है, सभी परमाणु द्रव्यमानों का योग। जैसे सभी ग्रामों को जोड़े तो चेंज थोड़ी होगा, ग्राम ही आएगा मात्रक। उसी तरह से परमाणु द्रव्यमान हो चाहे आणविक द्रव्यमान, मात्रक क्या होता है, U। यदि हम यहाँ U की जगह यदि हम ग्राम लगाएं तो क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। कि किसी अणु या परमाणु का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान क्या कहलाता है, परमाणु है तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान यानी वो मोलर द्रव्यमान होगा, और अणु है तो आणविक द्रव्यमान यानी ग्राम आणविक द्रव्यमान होगा। तो क्या कह सकते हैं कि एक मोल पदार्थ का, चाहे वो परमाणु हो चाहे अणु, उसका ग्राम में व्यक्त जो द्रव्यमान होता है उसको हम क्या कहेंगे, मोलर द्रव्यमान। कोई चेंज नहीं आएगा कि परमाणु है तो उसका परमाणु द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान होगा, और यदि अणु है तो उसका आणविक द्रव्यमान ही उसका मोलर द्रव्यमान होगा। अंतर कितना होगा, U की जगह ग्राम लगा हुआ। ठीक है ना, आणविक द्रव्यमान आगे निकालना बताऊंगा। अब तो अपना परमाणु द्रव्यमान है जो सीधा याद रखा जाता है, निकाला नहीं जाता करके। शुरू से परमाणु हो जगह फिक्स रख दिया, अब आपको याद रखना पड़ेगा, वो भी लिख रहा हूं किसका कितना। ठीक है, वैसे सभी परमाणु के हैं, जैसे अपने लगभग 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, सभी के परमाणु द्रव्यमान। आवर्तसारणी में 118 तत्व रखे हुए हैं, सभी के परमाणु द्रव्यमान है, किंतु आपको कौन कौन से याद रखने हैं। आपको याद रखने की हाइड्रोजन का याद रखना 1 होता है। यहां मैं परमाणु क्रमांक नहीं बता रहा हूं जो छोटे कक्षा में पढ़ा हूं, मैं यहां बता रहा हूं आपको परमाणु द्रव्यमान यानी वजन कितना है। इसके बाद में आपको कार्बन का याद रखना 12 ग्राम होता है। कार्बन के बाद में नाइट्रोजन का होता है 14, फिर अपने होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है। फ्लोरीन वैसे जनरली काम नहीं आता है, 19 के आसपास लिया जाता है फ्लोरीन का। कितना लिया जाता है, 19, किंतु जनरली काम नहीं आता है। ठीक है, 19 सही, 1.9 नहीं। फिर हमें नियोन का भी नहीं लिया जाता, सोडियम का जनरली काम आता है 23 होता है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम का होता है 24। यदि इसमें है परमाणु द्रव्यमान है तो U लगा देंगे, और मोलर द्रव्यमान मिलेंगे तो ग्राम लगा देंगे। ठीक है, जो अपना एल्युमिनियम होता है उसका होता है 27। इसके बाद में सिलिकॉन, सिलिकॉन का ऐसा ही, सिलिकॉन का होता है 28। सिलिकॉन के बाद में क्या है अपना, सिलिकॉन के बाद में फास्फोरस, फास्फोरस का होता है 31। सल्फर का होता है 32। सल्फर के बाद में क्लोरीन,
क्लोरीन का 35.5, वही लिख रहा हूं जो काम आएगा। ये आगे से क्लोरीन के बाद में आर्गन, आर्गन का जनरली काम नहीं आता, वैसे 39.94 होता है, ठीक है ना, औसत परमाणु द्रव्यमान में देखेंगे हम। पोटेशियम का होता है 39, जो अपना कैल्शियम होता है, कैल्शियम का होता है 40। अब अपने Mn पर चलो, जो Mn होता है उसका 55 के करीब लिया जाता है, और जो Mn के जस्ट बाद में Fe होता है इसका 56 लेते हैं। कोबाल्ट का लेते हैं, देखो ये दोनों 58 पॉइंट पे चलेंगे, ये 58 पॉइंट होगा 93, और जो निकिल है इसका होता है 58.69। इसके बाद में Cu चलेगा, Cu का होता है 63.5, और जो Zn होता है, Zn का होता है 65। ये जनरली आपको याद रखना। एक दो और लिख देता हूं, जैसे Ag का होता है 108, I का होता है 127, जो अपना Au होता है सोना उसका होता है 197, जो Cd होता है उसका होता है 112। ये जनरली आपको याद रखना। परमाणु द्रव्यमान सभी के याद होने चाहिए। एक बार देख लो बोर्ड की साइड में, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन के 16, सोडियम के 23, Mg के 24, Al के 27, Si के 28, P के 31, S के 32, Cl के 35.5, K का 39, Ca का 40, Mn का 55, Fe का 56, Co का 58.93, Ni का 58.69, और Cu का 63.5, और Zn का 65, और I का 127, Ag का 108, Au का 197, और Cd का 112। ये हर हाल में आपके याद रहने चाहिए। इसी के आधार पर ही हम आगे मोलर द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। आज के लिए इतना काफी है।